जय हिंद गाइस, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स की। देखिए, दो टेक्निकल टर्म्स हैं, एक है नेफ्रोलिथियासिस और एक है यूरोलिथियासिस। तो अगर जो स्टोन है पेशेंट में वो किडनी में प्रेजेंट है तब तो जो वर्ड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ नेफ्रोलिथियासिस। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्टोन है ये टूट के नीचे यूरेटर में जाना शुरू कर दे और वो यूरेटर को जाके फिजिकली इवन ऐसे ब्लॉक भी कर दे जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। सो इफ़ वी वुड बी हैविंग प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द यूरेटर, वो सिंगल स्टोन हो सकता है, मल्टीपल स्टोन्स हो सकते हैं, बट अगर वो यूरेटर में जाके फंस जाते हैं या यूरेटर में जाके फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं तब हम उसको बोलेंगे यूरोलिथियासिस। इनफैक्ट यूरेटर का जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 5 मिलीमीटर होता है। तो अगर वो 5 मिलीमीटर से बड़ा होगा स्टोन तो आगे जाके फंस जाएगा, और जब फंस जाएगा तो यूरिन आगे तो फिर पास हो नहीं सकता, तो किडनी डायलेट भी कर जाती है। तो एक कॉम्प्लिकेशन भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब यही होता है कि किडनी डायलेट कर गई है क्योंकि यूरिन आगे पास नहीं हो पा रहा है और क्योंकि स्टोन ने रास्ता बंद किया हुआ है। लेकिन आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि पेशेंट्स बोलते हैं कि सर दर्द तो बहुत हुआ लेकिन पथरी अपने आप से निकल गई। जैसे बहुत सारे पेशेंट जो है खूब सारा पानी पीना शुरू कर देंगे, बियर पीना शुरू कर देंगे, कोक पीना शुरू कर देंगे, तो उससे डायूरेसिस होगा। और डायूरेसिस की वजह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर जो पथरी का साइज़ है वो 5 mm से कम है तो फिर तो ये स्टोन अपने आप से निकल जाएगा, लेकिन अगर उसका साइज़ बड़ा होगा तो फिर वो फंस जाता है। नाउ लिथियासिस का मतलब क्या होता है? जैसे नेफ्रो तो समझ में आ गया किडनी, और यूरो मतलब समझ में आ गया यूरेटर की बात कर रहा है। लिथियासिस का बेसिक मतलब होता है क्रिस्टलाइजेशन की, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं या फिर सिस्टाइन के क्रिस्टल्स हैं। तो मैं आपको आगे अलग अलग टाइप के किडनी स्टोन्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो जो क्रिस्टलाइजेशन होती है सॉल्ट्स की जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्टोन बनता है उसके लिए वर्ड यूज होता है लिथियासिस। अब वो क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे होती है तो उसके लिए आपने मेरे वाइट मार्कर को फॉलो करना है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। ये जो एरिया मैं अभी वाइट से मार्कआउट कर रहा हूँ, अब ये वाला एरिया जो मैं वाइट से अभी मार्कआउट कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं कैलिसेस ऑफ द किडनी। तो बहुत बार तो जो स्टोन्स मिलेंगे वो कैलिक्स ऑफ द किडनी में, जैसे यहाँ पे एक पथरी देख रहे हैं वो कैलिस इन द किडनी में प्रेजेंट है। अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पे मैं अभी स्टार मार्क से मार्किंग कर रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं पेल्विस ऑफ द किडनी। जैसे हम बॉडी में पेल्विस की बात करते हैं वैसे ही मैं अभी आपको पेल्विस ऑफ द किडनी की बात कर रहा हूँ या कैलिसिस की। तो अगर पथरी इस एरिया में डेवलप हो रही है, दैट इज कैलिक्स में डेवलप हो रही है या पेल्विस ऑफ द किडनी में डेवलप हो रही है, तो तब हम जो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं वो होता है नेफ्रोलिथियासिस, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट्स की इस एरिया में हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड अगर ये स्टोन थोड़ा और नीचे गया और यूरेटर में जाके फंस गया, अब फंसने को वो अपर 1/3 ऑफ द यूरेटर में फंस सकता है, वो मिडल 1/3 ऑफ द यूरेटर में फंस सकता है, वो लोअर 1/3 में फंस सकता है। तो मैं उसकी भी बात करूंगा कि किस में फंसने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, मतलब नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूरेटर पे वो बेस्ड होगा। लेकिन बिफोर आई डू दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मैं आपके सामने मेंशन करूं कि अगर किसी पेशेंट को नेफ्रोलिथियासिस या फिर यूरोलिथियासिस है तो ऐसे पेशेंट्स के डायग्नोसिस के वर्कअप के लिए हम क्या टेस्ट करेंगे। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे पहला टेस्ट हम इमरजेंसी में कैजुअलिटी में करते हैं वो तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है। लेकिन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन के साथ दिक्कत ये होती है कि अगर पथरी का साइज छोटा हो, क्योंकि इंटेस्टाइन में गैस होती है, तो गैस की वजह से जो गैस की शैडो होती है उससे छोटी पथरी कई बार मिस हो जाती है। इसलिए आइडियली हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे पेशेंट तो आपके साथ में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर आएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आइडियली जो टेस्ट करना चाहिए वो सीटी स्कैन होगा। और सीटी में अगर वो बोलता है कि प्लेन सीटी करोगे या कॉन्ट्रास्ट वाला सीटी करोगे तो आपका आंसर होगा कि हम प्लेन सीटी करेंगे। प्लेन सीटी के लिए वर्ड लिखा होता है NCCT। NCCT मतलब नॉन कंट्रास्ट सीटी एब्डोमेन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे भाई किडनी स्टोन होते क्यों हैं, क्योंकि ये पेशेंट्स की भी क्वेरी होती है कि भाई पथरी क्यों बनती है। तो पहला जो कारण है वो ये है कि इस पेशेंट की किडनी में कैल्शियम, यूरिन में कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है। देखिए नॉर्मली कैल्शियम यूरिन में होता है और वो एब्जॉर्ब भी होता रहता है, लेकिन कई लोगों में वो कैल्शियम की मात्रा यूरिन में ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम वाले स्टोन बन जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो है डिफेक्टिव कैल्शियम हैंडलिंग बाय द किडनी। और वो ऐसा क्यों हो रहा है तो उसके रीज़न डिफेक्टिव जीन्स होगा, मीन डिफेक्टिव जेनेटिक रीजन्स। और इसके लिए जो यूजुअली जो टेस्ट आप पर्चे पे लिखा हुआ देखोगे जो फिजिशियन लिखता है पेशेंट के लिए वो होता है 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम वैल्यूज़। तो जितने भी लोगों में पथरी की प्रॉब्लम होती है और खासकर वो पथरी अगर बार बार हो जाती है तो आप अगर उनका कभी भी हम 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम कराएंगे तो हो सकता है कि यूरिन में कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल से डबल ट्रिपल कितनी भी ज़्यादा हो सकती है। और वो कैल्शियम की मात्रा क्यों ज़्यादा है, ऐसा नहीं किडनी की बनावट में कोई खराबी है, लेकिन जेनेटिक रीजंस की वजह से जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है। तो कैल्शियम कहीं पे भी मात्रा बढ़ जाए तो कैल्शियम की क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है,
कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स या जो कैलिसेस हैं या फिर कैलिसेस की जगह पेल्विस में वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, एंड दैट इज़ वाई द स्टोन कैन डेवलप। नेक्स्ट जो मेरा पेशेंट है वो जिम जाना शुरू किया उसने, तो उसके कोच ने बोला कि भाई तुझे सप्लीमेंट देंगे। आपने देखा होगा ये जितने भी कोच वगैरह होते हैं इन्होंने कोई कोर्स वगैरह तो किया नहीं होता है, वो तो बस ऐसे ही अगर किसी की भी थोड़ी बॉडी अच्छी होती है, थोड़ा जिम में वर्कआउट कर लेता है तो वो कोच बन जाता है। तो उसने बोला कि तुझे हेल्थ सप्लीमेंट देंगे इस यंग लड़के को, और उसने हेल्थ सप्लीमेंट लेने शुरू किया। अब ये जो हेल्थ सप्लीमेंट लोकल वाले आते हैं इनमें मतलब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाउडर के साथ साथ में विटामिन डाल देते हैं वो बिना किसी कंट्रोल के, और अगर विटामिन डी ज़्यादा खाया जाए तो पेशेंट को पथरी हो सकती है। कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा लिया जाए, उसे लग रहा है कि हड्डियाँ मजबूत होंगी, वो तो ठीक है यार, कैल्शियम और विटामिन डी एक अमाउंट तक लेना ना, एक अमाउंट से ज़्यादा कोई भी चीज़ ली जाए तो नुकसान करती है। तो एक्सेस ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो सो कॉल्ड जिम सप्लीमेंट्स हैं, आप देखिए कितने सारे लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं जो ज़्यादा जिम सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, क्योंकि आधा टाइम तो ये घटिया क्वालिटी के, गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बोला है कि जिम सप्लीमेंट्स जो हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड ब्रांडेड लेने चाहिए। पोर क्वालिटी जिम सप्लीमेंट्स लेने से किडनी का पैरेन्काइमा डैमेज होता है, और उसका एक रीज़न है कि उनमें कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाएगी किडनी में, कैल्सिफिकेशन इन किडनी हो जाएगी। उसके अलावा जो लोग पानी कम पीते हैं, यूरिन का स्टासिस है, उनमें भी पथरी होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। फिर आपको मालूम होना चाहिए एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। इस पे मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर अगर बैक्टीरिया होगा तो यूटीआई होगा, तो जी हाँ बिल्कुल, पहले तो यूटीआई होगा, क्योंकि जिस बैक्टीरिया का मैं नाम लिख रहा हूँ वो ई कोलाई नहीं है। अभी जो बैक्टीरिया मैं लिख रहा हूँ उसका नाम है प्रोटियस मिराबिलिस। ये जो प्रोटियस मिराबिलिस बैक्टीरिया है इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है यूरिएस, और ये यूरिएस जो एंजाइम है, नॉर्मली तो यूरिएस एंजाइम हम पढ़ते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के साथ में। रिमेंबर मैंने जीआई ट्रैक्ट में बताया था कि पेप्टिक अल्सर होने का जो नंबर 1 कॉज है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। उसमें भी ये एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है यूरिएस, और वो यूरिया से ब्रेक डाउन करके अमोनिया बना रहा होता है। और यहाँ पर भी वही होने वाला है कि अमोनिया बनेगा बिकॉज ऑफ द एक्शन और मेटाबॉलिज्म बाय दिस बैक्टीरिया। अब अमोनिया के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो पीएच ऑफ द यूरिन को चेंज कर देता है, अल्कलाइन पीएच कर देता है, और अल्कलाइन पीएच हानिदायक होता है, वो नुकसान करता है इन अ सेंस कि अल्कलाइन पीएच में 3 चीज़ों के क्रिस्टल आपस में प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देते हैं, मैग्नीशियम की, अमोनियम और फॉस्फेट के। ये जो 3 चीज़ों के क्रिस्टल आपस में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और फिर पथरी बना लेते हैं। क्योंकि 3 चीज़ों के क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट हो रहे हैं तो इसको हम ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोल रहे होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ बाय दिस बैक्टीरिया बाय द नेम ऑफ प्रोटियस मिराबिलिस, तो हम एंटीबायोटिक देके इसका यूटीआई तो ठीक कर लेंगे, लेकिन क्योंकि इस बैक्टीरिया ने ये एंजाइम की वजह से अमोनिया प्रोड्यूस किया और क्रिस्टलाइजेशन करी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की, तो इन पेशेंट्स को फ्यूचर में ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन डेवलप हो सकता है। फिर डायूरेटिक्स की वजह से, ये तो मतलब सुन के मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है सर ऐसे कैसे, मतलब पथरी हो रही है डायूरेटिक्स के यूज़ की वजह से। तो जी हाँ, अगर किसी पेशेंट को लंबे टाइम तक फ्यूरोजेमेड दिया जाए, फ्यूरोजेमेड एक लूप डायूरेटिक होता है, हम हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमेशा देखो हम लिख रहे होते हैं, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि फ्यूरोजेमेड जो है वो यूरिन के रास्ते कैल्शियम का लॉस बढ़ाता है, मतलब यूरिन के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है, और कैल्शियम की मात्रा कहीं पर भी बढ़ जाए तो वो डिपॉजिट हो जाता है टिश्यूज़ में, कैल्सिफिकेशन मतलब किडनी को डैमेज कर देगा जिसके से पथरी डेवलप हो जाती है। तो फ्यूरोजेमेड का इवन ये फार्मा में पढ़ाते हैं कि फ्यूरोजेमेड जो है वो यूरिनरी कैल्शियम के जो लेवल्स हैं उनको बढ़ाता है, और इनके लेवल्स बढ़ने की वजह से ये कैल्शियम क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसकी वजह से स्टोन्स बन जाते हैं। वैसे ही पेशेंट्स जो ज़्यादा टाइम बेड पे लेटे रहते हैं, हम हमेशा सर्जरी के बाद तो रिकमेंड करते ही हैं, जितनी भी क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं उनमें भी पेशेंट आधा टाइम तो बेड पे लेटा रहता है। तो ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा बेड पे लेटने से प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से भी पथरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक बार इवेलुएट कर लेते हैं व्हाट आर द कॉजेज। अगर ओवरऑल देखा जाए कि सबसे कॉमन कॉज क्या है, तो आप बोलोगे डिफेक्टिव जीन्स। The number one cause why a person can have a kidney stone is defective genetic makeup। किसके फादर को या मदर को या दादाजी को भी सेम प्रॉब्लम रही होगी कि उनको भी पथरी की प्रॉब्लम थी। और इस फैमिली में प्रॉब्लम क्या है कि कैल्शियम का जो नॉर्मली लॉस होना चाहिए, हम सबकी यूरिन में कैल्शियम होता है, वो जो कैल्शियम का लेवल इस पर्सन में प्रेजेंट होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तभी मैंने बोला 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम हम कर सकते हैं, और क्योंकि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है इस वजह से कैल्शियम स्टोन्स बन जाते हैं।
अगला एग्जांपल मैंने जिम सप्लीमेंट्स का दिया, फिर मैंने बोला डिहाइड्रेशन, फिर मैंने एक यूटीआई बताया। ये यूटीआई डेंजरस क्यों है? क्योंकि यूटीआई तो वैसे ही डेंजरस होता है क्योंकि वो पेशेंट को इतना इनकन्वीनियंस करेगा, फीवर करेगा, बार बार यूरिन जाना लगेगा, उसको लगेगा कि यूरिन अभी करके आया फिर चल जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डिसयूरिया, कि देर इज़ अ पेनफुल यूरिनेशन और उसको लगता है कि अभी फिर से जाना है, 2 बूंद फिर से जाएगा, 2 बूंद यूरिन आएगा, वापस आएगा, कहेगा फिर जाने को लग रहा है। सो यूटीआई तो मल्टीपल बैक्टीरिया से होता है और जो नंबर 1 कॉज ऑफ यूटीआई वो तो ई कोलाई है। लेकिन अगर प्रोटियस मिराबिलिस से यूटीआई हो तो फिर, क्योंकि ये बैक्टीरिया अमोनिया प्रोड्यूस करता है और अल्कलाइन पीएच ऑफ द यूरिन करता है, यूरिन का पीएच जो है अगर वो अल्कलाइन की तरफ जाता है तो फिर 3 चीज़ों के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, मैग्नीशियम के, अमोनियम और फॉस्फेट के, तब इसको ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं। इस पॉइंट को मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें जो पथरी होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो किडनी की पूरा शेप, ये जो मैंने कैलिसिस दिखाए थे ना, इस पूरे के अंदर में पथरी, इतनी बड़ी पथरी डेवलप हो जाएगी, पूरा इसका शेप ले लेगी। जैसे कैलिसिस का सरफेस था ना, तो आप देख रहे हो ना, थोड़े जैसे कॉन्केविटी मैंने दिखाई थी, तो पूरा कैलिसिस का शेप ले लेती है। तो ऐसी बड़ी पथरी जो कि ऐसे पूरा शेप ले रही है, इस शेप का, जब इसको निकालेंगे तो इतनी बड़ी पथरी होगी यहाँ पे जो कि पूरा शेप ले रही है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसको बोलते हैं स्टैग हॉर्न कैलकुलस। वो स्टैग हॉर्न इसलिए क्योंकि उसका सरफेस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या इरेगुलर सा होगा, बिकॉज इट इज टेकिंग द शेप ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द किडनी जहाँ पे पेल्विस और कैलिसिस प्रेजेंट होते हैं। तो स्टैग हॉर्न कैलकुलस के लिए मैंने पॉइंट नंबर 4 को फिर से हाईलाइट किया। और ये वैसे भी खुद ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि भाई यूटीआई से नॉर्मली तो भाई पर्सन को दिक्कत यही है कि बुखार आता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, डिस्कम्फर्ट है, लेकिन अभी बोला कि यूटीआई की वजह से फ्यूचर में स्टोन्स भी हो सकते हैं। उसके बाद में डायूरेटिक्स, तो पूछेगा कौन सा डायूरेटिक, तो आपका आंसर होगा फुरुज़ेमेड। थाइजाइड मत बोलना। थाइजाइड जो होते हैं वो यूरिनरी कैल्शियम के लेवल को कम करते हैं। इनफैक्ट थाइजाइड्स को हम प्रिस्क्राइब करते हैं पॉइंट नंबर 1 में। देख, मैंने अभी बोला ना, जेनेटिक रीजन से पेशेंट के शरीर में यूरिन इन द कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, तो अगर हम थाइजाइड्स देते हैं इन पेशेंट्स को तो ये जो कैल्शियम की मात्रा है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिससे इसको दोबारा स्टोन डेवलप नहीं होगा। तो खासकर ऐसे पेशेंट्स जिनको कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं उनको थाइजाइड्स लिखे जाते हैं ताकि यूरिनरी कैल्शियम की मात्रा नॉर्मलाइज हो जाए। लेकिन कौन सी दवाई है जो इस पेशेंट को वर्सन कर देगी? जैसे मैंने बोला कि अभी तो यूरिन कैल्शियम डबल है, डबल की जगह 4 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, वो है फुरुज़ेमाइड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो दवाइयों के परस्पेक्टिव से पूछेगा तो फुरुज़ेमाइड और थाइजाइड्स के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। आंसर करने में आपको याद क्या करना है, डायूरेटिक्स तो मतलब थाइजाइड तो इस ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है, कौन सी दवाई जो है वो कर सकती है किडनी स्टोन, तो फुरुज़ेमाइड। रैशनल क्या है कि फुरुज़ेमाइड से यूरिनरी कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम बेस्ड स्टोन्स हो सकती है प्लस प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। अब हम स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं जो कि हर टाइप के किडनी स्टोन्स में मिलते हैं। तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं उनमें अगर आप यूरिन माइक्रोस्कोपी देखोगे तो माइक्रोस्कोप के नीचे जो क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज एनवेलप शेपेड क्रिस्टल्स। तो उसी को हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, दैट पीपल हु वुड बी हैविंग किडनी स्टोन्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट वैरायटी, उनमें जो क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर लाइक एनवेलप शेपेड क्रिस्टल्स। इनफैक्ट मैं शेप एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ओरिएंटेशन बेटर रहे, क्योंकि ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से भी पूछा जा सकता है कि भाई यूरिन में पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टल्स प्रेजेंट है तो ये किस चीज़ के क्रिस्टल्स हैं। तो जब भी आप इस टाइप का, जैसे चिट्ठी नहीं होती थी पहले एनवेलप, तो एनवेलप शेपेड क्रिस्टल्स आर अ फीचर दैट इज सीन विद कैल्शियम ऑक्सलेट। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं उनकी अलग अलग वैरायटीज़ होती है। जैसे जो एनवेलप शेप्ड है ना उसमें लिखा होगा कैल्शियम ऑक्सलेट और आगे ऑक्सलेट के आगे लिखा होगा डाईहाइड्रेट। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आता है और वो बोलता है कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, तो मोनोहाइड्रेट में आप देखोगे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डम्बल, जैसे डम्बल जो नहीं करते डोले बनाने के लिए, तो डम्बल शेपेड क्रिस्टल्स आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं। तो एग्जाम में आई डोंट थिंक सो कि वो मोनोहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट में जाएगा, बट स्टिल आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर वो डम्बल वर्ड लिखे या वो एनवेलप शेप्ड क्रिस्टल्स रखे तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बात हो रही है। आई रिपीट दैट अगेन, आपको डाईहाइड्रेट और मोनोहाइड्रेट तो लास्ट तक याद नहीं रहेगा, वो तो ठीक है बात, लेकिन इतना याद रखना है कि एनवेलप शेप्ड क्रिस्टल्स या डम्बल शेप्ड क्रिस्टल्स अगर कभी भी किसी एमसीक्यू में लिखा हुआ है तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। जबकि ट्रिपल फॉस्फेट के जो स्टोन्स होते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट में मैंने 3 चीज़ें बताई थी, क्या क्या होती है, मैग्नीशियम, अमोनियम और फिर फॉस्फेट। इसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका जो शेप होगा वो ऐसे होगा जैसे कि
कॉफिन लिड, कॉफिन होता है जैसे जैसे हिंदूज में तो डेथ के बाद में बॉडी जो होती है वो बर्न कर देते हैं, वैसे अब देखो क्रिश्चियंस में जो होती है वो बॉडी को एक लकड़ी के कैस्केट में डालते हैं, कॉफिन में डालते हैं। तो वैसे ही कॉफिन का जो अपीयरेंस है वैसा मैंने दिखाया। सो कॉफिडल इन अपीयरेंस इज अ फीचर ऑफ ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। और ये स्टोन्स इतने बड़े हो सकते हैं कि पूरा जो किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जहाँ मैंने कैलसिस और पेल्विस दिखाई थे, उसकी शेप ले लेते हैं। तो उसका दूसरा नाम स्टैगहॉर्न कैलकुलस भी होता है। फिर जो यूरेट वाले स्टोन्स होते हैं वो उन पेशेंट्स में प्रेजेंट होंगे जिनमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई होगी। तो आपने सीधा गाउट नहीं बोलना है, क्योंकि एक्यूट गाउट जो होता है उसका मैंने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में डिस्कस किया हुआ गाउट को अलग से। तो एक्यूट गाउट के जो पेशेंट्स होंगे उनमें तो आप नोटिस करोगे कि जो जॉइंट है उसके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जिनको क्रॉनिक गाउट होता है तो क्रॉनिक गाउट वाले पेशेंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। और यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से वो क्रिस्टल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो वो अलग अलग शेप ले लेंगे। वो नीडल भी ले सकते हैं, वो एनवलप शेप भी ले सकते हैं। तो यूरेट स्टोन्स की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, तभी मैंने शेप को यहाँ पर मेंशन नहीं किया। आई रिपीट दैट अगेन, कॉफिन लिड अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टल्स is a feature that is seen with magnesium ammonium phosphate, बट यूरिक एसिड के स्टोन्स की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। सो देयरफॉर देयर इज नो पर्टिकुलर शेप ऑफ द क्रिस्टल्स पर से। इसके कंपैरिजन में जो नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ सिस्टाइन, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। इनफैक्ट वो आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट किडनी स्टोन, मतलब ये क्योंकि हार्ड होता है तो इसको लिथोट्रिप्सी से तोड़ना भी डिफिकल्ट होता है। लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड बीम से हम स्टोन को, पत्थरी को तोड़ देते हैं ताकि वो टूट जाए उसके हिस्से और फिर वो यूरिन के रास्ते पास आउट हो जाए। तो यूरिक एसिड के जो स्टोन क्रिस्टल्स होते हैं तो बहुत, यूरिक एसिड स्टोन भी बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है ना, चूरा हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन जो सिस्टाइन स्टोन्स होते हैं दे वेरी वेरी हार्ड। और सिस्टाइन स्टोन्स में जो क्रिस्टल्स की शेप होती है उसके लिए, जैसे अभी मैंने ज्योमेट्रिकल शेप बनाई है, मैं फिर से बनाऊंगा इनफैक्ट, तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप मैंने बना के दिखाई है उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। तो अगर आप ये क्रिस्टल्स की शेप याद कर पाओ तो ठीक है, लेकिन मिनिमम जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए विच इज कि ओवरऑल जो सबसे कॉमन प्रकार का किडनी स्टोन हमें मिलता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। और ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन क्यों होता है, तो उसका कारण है डिफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ कैल्शियम बाय द किडनी। कि नॉर्मली तो जितना मात्रा होनी चाहिए कैल्शियम की यूरिन में उससे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, क्योंकि अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता है, किडनी के टिब्यूल्स में डिफेक्ट प्रेजेंट है। इन पेशेंट्स में बार बार किडनी स्टोन बन जाते हैं अगर आप ऑपरेट करके निकाल भी दोगे। जैसे पेशेंट कह रहा है कि सर मैं ना 2020 में पहली बार पथरी की शिकायत हुई, तब ये लॉकडाउन था तो बड़ी दिक्कत में ना हॉस्पिटल वाले भर्ती ही नहीं कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मेरा ऑपरेशन हुआ। कहता 2021 से ही निकला, 2022 में फिर स्टोन हो गए, फिर मैंने ऑपरेशन करवाया, और कहता है अभी 2025 में फिर से पथरी की प्रॉब्लम हो गई है। तो कहता है कि मैंने मतलब अपने बारे में गूगल पे सर्च किया तो लिखा था आई एम अ स्टोन फॉर्मर। स्टोन फॉर्मर से मतलब इसको बार बार पथरी बन जाती है। वो बार बार पथरी इसलिए बनती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन पेशेंट्स में कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए टिब्यूल से वो नॉर्मल जैसा नहीं होता। यूरिन में कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होने की वजह से उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, जिसको हम लिथियासिस बोलते हैं, देयरफॉर ये स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन के लिए मैंने एक बैक्टीरिया का नाम आपको बताया था, आई होप आपको ध्यान होगा। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन के लिए जो बैक्टीरिया का मैंने नाम बोला था उसमें यूरिएस एंजाइम प्रेजेंट होता है। अभी आप जानते हैं कि यूरियस एंजाइम जो है वो दो बैक्टीरिया में होता है, एक तो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो पेप्टिक अल्सर करता है, और दूसरा है यूटीआई करने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोटियस मिराबिलिस। फिर यूरिक एसिड स्टोन्स कहाँ मिलते हैं, तो क्रॉनिक गाउट के पेशेंट में मिलते हैं। जो एक्यूट गाउट के मरीज होते हैं उनमें तो ज्वाइंट पेन की प्रेजेंटेशन होगी, लेकिन क्रॉनिक गाउट के पेशेंट्स में पथरी की शिकायत आ सकती है। फिर सिस्टाइन स्टोन्स हैं, सिस्टिनूरिया नाम की बीमारी होती है, उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। और फिर जो ज़ैंथाइन स्टोन्स होते हैं दे आर सीन ड्यू टू अ डिजीज जिसका नाम होता है ज़ैंथिनूरिया। अगेन यहाँ पे क्रिस्टल्स की कोई पर्टिकुलर एक्यूरेट शेप नहीं है, तो अगर शेप बताई जाए तो तीन ही तो याद करनी है। एक याद करनी है एनवलप शेपेड, डंबल ना भी याद करो, एनवलप शेपेड क्रिस्टल। दूसरा याद करना है कॉफिन लिड अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टल, और तीसरा याद करना है हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। पहले आप दो करना एनवलप और हेक्सागोनल, क्योंकि वहाँ पे शेप मिलती जुलती है। और जो लास्ट में मैंने बनाया वो थोड़ा ज़्यादा लंबा था, इलोंगेटेड था, दैट इज अ कॉफिन लिड अपीयरेंस। ये जो लास्ट वाला डायग्राम है इसमें मैंने फिर से वही हेक्सागोनल शेप को रिप्रेजेंट किया है। एंड आई होप इस बारी आपको रिकॉल मेमोरी से ही क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने यही प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी है कि हेक्सागोनल शेपेड जो क्रिस्टल्स हैं
दे वुड बी इनकाउंटर्ड विद रिस्पेक्ट टू सिस्टाइन स्टोन्स विद अ डिजीज जिसका नाम होता है सिस्टीनूरिया। जैसे ज़ैंथीन के लिए मैंने बोला ज़ैंथीनूरिया, वैसे सिस्टाइन स्टोन्स वुड बी सीन विद रिस्पेक्ट टू सिस्टीनूरिया। मैं एक बार कॉजेज फिर से बोल देता हूँ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस सेक। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के होते हैं, तो आपका आंसर होगा डिफेक्टिव जीन्स, तभी मैंने लिखा स्टोन फॉर्मर। जेनेटिक रीजंस की वजह से 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम बढ़ा हुआ है। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स आर ड्यू टू अ बैक्टीरिया, uric acid stones are due to chronic gout, cystine stones are due to cystinuria and xanthine stones are due to xanthinuria। तो मेरे को तो लगता भी नहीं कि cystinuria xanthinuria पूछेगा, क्यों, तो इतना सिंपल है। ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड स्टोन पूछेगा तो गाउट बता ही दोगे आपको। तो आ जाके आप देखोगे जितने क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों पे ही कहानी बेस्ड होती है, या तो वो सबसे कॉमन वाले के बारे में पूछता है कैल्शियम ऑक्सलेट, या फिर वो ट्रिपल फॉस्फेट के बारे में पूछता है, क्योंकि बाकियों में तो नाम इंग्लिश से निकल जाएगा ना भाई। यूरेट स्टोन्स है तो क्रॉनिक गाउट हो गया, और अगर सिस्टीन और ज़ैंथीन है तो यूरिया वर्ड लगा दो, सिस्टीनूरिया एंड ज़ैंथीनूरिया, जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, और साथ में क्रिस्टलाइजेशन वाला एस्पेक्ट है। अब देखते हैं कि नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या होंगी। तो नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग्स में देखो पेशेंट को सिवियर उल्टी होगी और सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा। अब वो पेशेंट कहाँ पे हाथ रखेगा और एमसीक्यू में क्या लिखा होगा उसको देखो। पेशेंट विल कीप हिज हैंड ऑन हिज साइड दैट इज ऑन द फ्लैंक्स, और वो बोलेगा कि फ्लैंक्स से पेन रेडिएट करके अम्बिलिकस की तरफ आ रही है। जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पेशेंट को अनबीरेबल फ्लैंक पेन हो रहा है और वो फ्लैंक पेन रेडिएट करके कहाँ पर मूव कर रहा है, सो इट इज एग्जिबिटिंग अ रेडिएशन टू द अम्बिलिकस ऑफ द पेशेंट, तो आपने सोचना है कि भाई ये रीनल कॉलिक के प्रेजेंटेशन है, तभी मैंने इसके आगे पॉइंट नंबर 1 लिखा है। आई जस्ट डू अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो पेशेंट है इसकी ये किडनी है, ये किडनी के कैलिसेस हैं। Then this is the pelvis, this is the ureter, and the ureter will be going down towards into the urinary bladder of the patient। मैंने एक ही साइड से यूरेटर दिखाया है, बट देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो पथरी है, अभी जो मेरी पथरी है वो यहाँ पे रीनल पेल्विस में, या तो पेल्विस में या फिर कैलिसिस से रिलेटेड प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पथरी जो है वो यूरेटर में नीचे भी चली जाए, और यूरेटर का डायमीटर छोटा होता तो छोटी पथरी नीचे जाएगी, बड़ी पथरी तो नीचे जा नहीं पाएगी। तो अगर जो स्टोन है वो नीचे यहाँ पर जाके फंस जाता है। इनफैक्ट ये अनेटमी वाइज आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूरेटर। तो जो नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूरेटर होता है दैट इज वेयर द यूरेटर एंटर्स इनटू द ब्लैडर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूरेटर का नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो वेयर द यूरेटर एंटर्स इनटू द ब्लैडर। तो पथरी जो है वो इस वाले एरिया में जाके फंस जाएगी। इस मतलब होने को तो अपर 1/3 में भी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी है पथरी यहाँ पे फंस जाए अपर 1/3 में, दूसरी पॉसिबिलिटी है स्टोन यहाँ फंस जाए मिडल 1/3 में। लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे फंसता है, तो नीचे लास्ट वाले हिस्से में, जहाँ पे एग्जैक्टली यूरेटर ब्लैडर में एंटर करता है ना। यूरेटर एंटर्स इनटू द ब्लैडर फ्रॉम द बैक साइड। यूरेटर जो है नीचे जाता है किडनी से और ब्लैडर की बैक साइड से वो एंटर करता है। तो जहाँ पे एंट्री होती है वो वाला एरिया जो होता है वो नर्वस्ट होता है और वहाँ पे जाके पथरी फंस सकती है। सो पर्सन को देन होगा यूरेट्रिक कॉलिक। यूरेट्रिक कॉलिक में भी लिखा तो फ्लैंक पेन ही होगा, स्टार्टिंग तो फ्लैंक पेन ही है, लेकिन उसके बाद लिखा होगा कि ये जो पेन है ये रेडिएट करके जो रेडिएशन होगा, देखो वो कहाँ पे लिखा होगा, वो फिर टू द अम्बिलिकस नहीं लिखा होगा। अब जो रेडिएशन लिखा होगी वो जेनिटल्स की तरफ होगी, क्योंकि जो लोअर 1/3 ऑफ द यूरेटर है ना, इसकी जो नर्व सप्लाई होती है और जेनिटल्स की जो नर्व सप्लाई होती है वो सेम होती है। तो जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है फ्लैंक पेन विद रेडिएशन एंड द रेडिएशन इज गोइंग टुवर्ड्स द पेनिस, that is the tip of the penis in a male or towards vulva in a female, every time he speaks about flank pain and then says कि person को pain genitals की तरफ जा रहा है, then it is ureteric colic in a patient। So मैंने just arrow से simplify किया that the pain will be going down towards the genitals of the patient, that is colic की pain मतलब मरोड़ पड़ के दर्द आता है। कॉलिक की मतलब स्पाज्मोटिक पेन, कॉलिक मीन्स स्पाज्मोटिक पेन कि मरोड़ पड़ के दर्द। देखो पेट दर्द तो हम सबको हुआ होगा, पर जब मरोड़ पड़ के होता है तो जान निकल जाती है ना। पेट दर्द कैन हैपन विद एनीबॉडी, बाहर से खा लिया थोड़ा बहुत फूड पॉइजनिंग हो गई तो अब्डोमिनल पेन क्या ना कर। लेकिन स्पैज्मोटिक पेन इज वन ऑफ द हॉरिबल टाइप्स ऑफ पेन, तभी तो इनको हमें ट्रामाडोल देना पड़ता है। इनका डिक्लोफेनाक से पेन ठीक नहीं होता। आप मोस्टली देखो फिजिशियन विल बी राइटिंग ट्रामाडोल इंजेक्शन फॉर मैनेजमेंट ऑफ दीज पेशेंट्स। और पेन के साथ साथ में आप देखोगे कि मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉमिटिंग प्रेजेंट होगी, कि आप अगर एंटी वॉमिटिंग ड्रग्स का इंजेक्शन लगाओगे बिना तो भी इंप्रूवमेंट नहीं होती। इनफैक्ट यहाँ पे एक रिफ्लेक्स होता है, उसे बोलते हैं रीनोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स की, ये इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की वैल्यू होती है कि सर प्रॉब्लम तो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में है ना, तो स्टमक कहाँ से आ गई रोल में। तो देखो जो किडनी की नर्व सप्लाई होती है ना,
जो किडनी में नसें होती हैं वही स्टमक के टर्मिनल पार्ट को भी इनर्वेट कर रही होती हैं। तो जब किडनी इरिटेट होगी तो वही नसें जो हैं उनका सिग्नल जो है स्टमक के टर्मिनल पार्ट में भी जाएगा, जिसकी वजह से इसको रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, और रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मतलब वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आधा टाइम तो देखना आप एज अ नर्सिंग अफसर ना वॉमिटिंग के लिए वो पेरिनॉम एक बार लगा दिया, 2 बार लगा दिया, ऑन्डेंसेट्रॉन लगा दिया, वो जो कैंसर इंड्यूस्ड कीमोथेरेपी के बाद आप लगाते हो कि भाई कैंसर इंड्यूस्ड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए। भाई किसी पेशेंट को कैंसर है, आपने कीमोथेरेपी दिया, कीमोथेरेपी के बाद उल्टी होती है तो हम उससे पहले ही इंजेक्शन लगा देते हैं ऑन्डेंसेट्रॉन का। तो वही ऑन्डेंसेट्रॉन एमसेट जो कि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करा जाता है, वो कई बार यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी इनकी वॉमिटिंग आप कंट्रोल कर पाओगे। साथ में पेशेंट के आप देखोगे पेन इतना ज़्यादा होगा कि होठ बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे, पैलर मतलब पेन डिस्कम्फर्ट में, साइनोसिस नहीं बोल रहा, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट नहीं है ना, रेस्पिरेटरी इवेंट नहीं है तो साइनोसिस नहीं बोला। पैलर, पैलर कहाँ देखेंगे, होठों के आसपास। पसीना आ रहा होगा, इतना पेन होगा कि एसी चल रहा है और पेशेंट को पसीना आ रहा है, और क्योंकि साथ में यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाती है तो यूरिन इनको बार बार आ रहा होता है, कहता है आ भी रहा है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आ रहा है। अर्जेंसी में तो उसे लग रहा है अभी होके तो आया, अभी बाथरूम होके आया, थोड़ा सा यूरिन आया कह रहा फिर जाने को लग रहा है। और कई बारी तो जैसे पत्थर के जो पथरी के एजेस होते हैं वो क्योंकि इरेगुलर हो सकते हैं तो यूरेटर की वॉल को डैमेज कर सकते हैं, या फिर नीचे की पथरी नीचे निकल के ब्लैडर में भी जा सकती है, ब्लैडर को इंजर कर सकती है। तो देयर कैन इवन बी हेमाचूरिया इन अ पेशेंट। हेमाचूरिया के आगे प्लस माइनस लिख रहा हूँ कि जरूरी नहीं है हर बारी, क्योंकि अगर पथरी ऊपर ही बड़ी साइज की और फंस गई फिर तो हेमाचूरिया नहीं होगा। लेकिन छोटी पथरी अगर नीचे नीचे रोल करके आ रही है और उसके सरफेस अगर इरेगुलर है तो यूरेटर के पेरिस्टाल्सिस के साथ साथ में वो यूरेटर के मुकोजा को डैमेज कर सकती है, और यूरेटर के मुकोजा को डैमेज होगा तो ब्लड आ सकता है। The basic message is extreme abdominal pain will be experienced by the person कि एक adult man के आंखों से आंसू निकल आएंगे, पेन पे दर्द की वजह से पसीना आ रहा होगा, पैलर आपको देखने को मिलेगा, और बार बार उसको वॉशरूम जाने का, यूरिन पास करने की सेंसेशन होगी। वो बोलेगा भी कि सर मैं अभी तो वॉशरूम होके आया, लग रहा है जैसे कि फिर से जाना पड़ेगा। दैट दीज आर द नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग्स। अब इंटरवेंशंस की बात कर लेते हैं। तो वाइटल्स आपने चेक करने हैं, टेम्परेचर मॉनिटरिंग। वाइटल्स में देखो इंपॉर्टेंट यही है कि आप नोटिस करोगे कि इसको क्योंकि पेन है तो टैकीकार्डिया तो होगा ही होगा, और टैकीकार्डिया के साथ में इसको बीपी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जब भी हार्ट रेट बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन शुड बी टेकन। एंड देन टेम्परेचर मॉनिटरिंग, बिकॉज टेम्परेचर मॉनिटरिंग क्यों करना है, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन दिस पेशेंट। देखो कभी भी अगर यूरिनरी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, तो नीचे से बैक्टीरिया ऊपर की तरफ आ सकते हैं, एंड द रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज इंक्रीज्ड। इनफैक्ट यूटीआई भी छोटा मोटा, सिस्टाइटिस विस्टाइटिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ किडनी पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन। किडनी में इकोलाई आ सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस विच इज कॉल्ड एज कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। मतलब देखो यूरेथ्राइटिस सिस्टाइटिस तो कॉमनली आप देखते हो जो कि विमेन में कॉमन होता है, लेकिन पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है, दैट इज बिकॉज पथरी में पथरी इज प्रेजेंट इन द किडनी, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, नेगेटिव फोर्स क्रिएट हो रहा है, नीचे जो बैक्टीरिया होते हैं यूरिनरी पाथवे में वो ऊपर की तरफ मूव करके कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं, और उसके बाद में एक बारी बैक्टीरिया आ गए तो फिर एंटीबायोटिक्स टाइम पे देने पड़ेंगे, अदरवाइज किडनी डैमेज हो जाएगी इसकी। फिर हमें इनपुट आउटपुट चार्टिंग करनी है। एंटीमेटिक्स मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लिखेंगे दैट वुड बी लाइक पेरिनॉम। पेरिनॉम इज द ब्रांड नेम फॉर मेटोक्लोप्रामाइड, या फिर हो सकता है कि हम उसको एमसेट दे रहे हो, दैट इज ऑन्डेंसेट्रॉन, जो कि कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग में भी यूज़ किया जाता है। उसको पेशेंट को पानी पीने के लिए बोलेंगे, उसको थोड़ी दिक्कत तो होगी, वॉशरूम जाना पड़ेगा क्योंकि पेन है, तो कहते हैं सर बार बार जाना पड़ता है, बट विल स्टिल एनकरेज हिम टू पास यूरिन एज मच एज ही कैन, कि छोटे वाले फ्रैगमेंट्स एटलीस्ट अगर हैं तो निकल जाए। फिर उसको पेन किलर तो देना ही है फिजिशियन के ऑर्डर पे, आपने बिना प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन करे हुए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपने कोई भी दवाई खुद से नहीं देनी है। देन टर्न एंड रीपोजिशन द क्लाइंट इफ़ पॉसिबल। वो इफ़ पॉसिबल मतलब यही है कि यार पेन बहुत ज़्यादा है तो भाई थोड़ा पेन कम हो जाए, उसके बाद में पोजीशन चेंज करेगा थोड़ी सी, तो पथरी अपनी पोजीशन से चेंज होती है, तो जो लोकल इरिटेशन कर रही है वो थोड़ा सा रिलेटिवली लेस हो जाता है, पेशेंट को आराम मिल जाता है। और फिर मेन तो इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन क्या होती है, तो एक होती है ESWL, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें हम क्या करेंगे कि जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स हैं उससे हम पथरी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी को यूज़ किया जाता है, ESWL। अगर किडनी का जो स्टोन है उसका साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम है, अगर जो किडनी स्टोन है उसका साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम है तो हम ESWL यूज़ करेंगे, और अगर पथरी का जो साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तब हम PCNL दैट इज़ परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी यूज़ करते हैं। और साथ में डाइटरी एडवाइस पेशेंट को देना इन प्रोसीजर्स के बाद में कि भाई दोबारा से स्टोन ना हो जाए।
वो डाइटरी एडवाइस क्या देना है, तो वो पेशेंट कहता है जी मैंने तो कैल्शियम खाना बंद कर दिया, मैं तो दूध दही बिल्कुल बंद कर दिया, कैल्शियम से मैं बड़ा परेशान हूँ। उसको बोलेंगे नहीं भाई, दूध और दही बंद नहीं करना है, कैल्शियम इंटेक बंद नहीं करना है। मोस्ट पेशेंट्स की गलती करते हैं, इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स है ना, ये सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। एक इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है, दूध दही बंद कर दो, कैल्शियम बंद कर दो, विटामिन डी बंद कर दो। मैंने तो बोला था विटामिन डी ज़्यादा खाने से दिक्कत है, पर ये थोड़ी ना बोला था कि विटामिन डी खाना बंद कर दो। गाइस, जो लोग विटामिन डी और कैल्शियम और दूध दही बंद कर देते हैं उनमें स्टोन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपके नर्सिंग एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि इसका डाइटरी एडवाइस क्या होगा, तो डाइटरी एडवाइस होगा नॉर्मल कैल्शियम इन द डाइट। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कैल्शियम इन द डाइट, इट इज नॉर्मल कैल्शियम इन द डाइट फॉर पीपल विद किडनी स्टोन्स। जी हाँ, पेशेंट आपसे बोलेगा सर कैल्शियम वाले स्टोन है, मुझे तो कैल्शियम कम खाना चाहिए। नहीं भाई, अगर कम खाओगे तो स्टोन होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो इट इज़ नॉर्मल कैल्शियम इन द डाइट दैट इज़ रिकमेंडेड। तो कह रहा है फिर कम क्या खाना होता है, तो उससे बोलेंगे लो सोडियम। पेशेंट मेरा पढ़ा लिखा है, कहता है सर वो तो ब्लड प्रेशर वालों को बोलते हैं लो सोडियम। गाइस, ये मैंने लिखा ना डैश, डैश क्या होता है, डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन। जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ना डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के लिए मैंने बताया हुआ है कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसे हम बोलते हैं कि भाई नमक कम खाना है, पोटेशियम ज़्यादा खाना है, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है, मीट कम खाना है। इंडियन वे ऑफ लिविंग बेसिकली, राइट, सिंपल सात्विक भोजन। तो डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन में नमक कम खाना है। वही चीज़ आपने इवन कैल्शियम स्टोन्स वालों को बोलनी है। जिन लोगों को कैल्शियम स्टोन्स होते हैं उन पेशेंट्स को क्लियरली इंस्ट्रक्शन होना चाहिए दूध दही नॉर्मल चीज़ें खा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ का करना है, सोडियम का। इट इज़ लो सोडियम इन द डाइट, जिससे अगली बार स्टोन नहीं बनेगा। कैल्शियम अगर नहीं खाओगे तो स्टोन, क्योंकि फिर किडनी जो है वो और ज़्यादा अग्रेसिवली कैल्शियम के टर्नओवर को करती है, तो उसकी वजह से रहता स्टोन बनने के जो चांसेस होते हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक तो मतलब इस स्लाइड में पॉइंट नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नर्सिंग परस्पेक्टिव कि आपका डाइटरी एडवाइस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स बड़े मोस्टली मिसगाइडेड होते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी होगी इसके स्टोन के बेसिस के साइज पे, जो कि सर्जन फाइल पे लिख देगा। तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी क्या होती है, तो जैसे इस डायग्राम में आप देख सक रहे हैं कि हमने फोकस्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स है। एक बार नाम प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिख के प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ। ESWL दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, ई से हो गया, फिर एस से शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। कंसेप्ट यही है कि हम फोकस्ड अल्ट्रासाउंड की बीम जब डालेंगे तो ये पथरी टूट जाएगी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। वो सब फ्रैगमेंट्स का साइज 5 मिलीमीटर से कम होगा, तो वो धीरे धीरे जो होते हैं वो यूरिन के रास्ते पास हो जाते हैं। तो फ्रैगमेंट्स आर पास्ड इन द यूरिन। अब वॉच आउट फॉर क्या करना है, तो भाई अगर वो छोटे फ्रैगमेंट्स निकलेंगे तो आगे डैमेज कर सकते हैं, यूरेटर से ब्लीडिंग हो सकती है, तो ब्लीडिंग देखना है, हेमाटोमा फॉर्मेशन लोकल, एंड देन यूरिन रिटेंशन, क्योंकि अगर ये फ्रैगमेंट्स नीचे जाएंगे और उन्होंने जाके यूरेटर को ब्लॉक कर दिया या आगे जाके जो ब्लैडर की ओपनिंग है वहाँ पे जाके फंस रहे हैं, तो देर कैन बी यूरिन रिटेंशन इन अ पर्सन एज वेल। सो और कई बार तो ब्लीडिंग की वजह से ही ना, ब्लीडिंग की वजह से क्लॉट बन सकता है, और जो क्लॉट बना वही ब्लैडर के जो ओपनिंग या आउटलेट है उसको ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। सो पॉइंट इज कि यूरिन रिटेंशन क्या ना कर, ब्लीडिंग क्या ना कर, एंड लोकल हेमाटोमा इन द किडनी क्या ना कर बिकॉज ऑफ द फोकस्ड बीम दैट यू हैव प्रोवाइडेड। और इसको कब नहीं करना है, तो प्रेगनेंसी में भाई अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर देंगे, शॉक वेव्स देंगे तो फीटस डैमेज हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। और दूसरा, अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी है, अगर कोई पेशेंट वारफेरिन खा रहा है और उसका इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो हमें वहाँ पे पहले तो वारफेरिन की डोज कम करनी पड़ेगी ताकि उसका INR टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाए, और उसके बाद में ये प्रोसीजर किया जाए। क्योंकि अगर किसी में ब्लीडिंग डायथेसिस है तो वैसे भी रिस्क नहीं उठाएंगे, हम बेटर है कि रूटीन सर्जरी कर लो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। भाई वारफेरिन किसको दे रहे होते हैं, जिन लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, जिन पेशेंट्स को एट्रियल फिब्रिलेशन है उनको हार्ट डिजीज़ की वजह से क्लॉट्स ब्रेन में जा सकते हैं। तो एनी पेशेंट हुज ऑन वारफेरिन फॉर सपोज एट्रियल फिब्रिलेशन, उनका इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, और अगर INR बढ़ा हुआ होगा तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में इन सारे के सारे पेशेंट्स में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू दिस प्रोसीजर इंक्रीज हो जाता है। ब्लीडिंग डायथेसिस तो यार इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर लंबर पंक्चर। जब लंबर पंक्चर जैसा प्रोसीजर आपने तो बाहर से नीडल डालनी है ना, तो लंबर पंक्चर जो मेनिंजाइटिस में करते हैं जब वो ब्लीडिंग डायथेसिस में नहीं करते, तो फिर ये तो आप सीधा किडनी को हिट कर रहे हो डायरेक्टली यूजिंग फोकस्ड अल्ट्रासाउंड वेव्स। सो वी विल नॉट टेक अ रिस्क। और ESWL करना कब है, तो इट इज़ फॉर अ किडनी स्टोन जिसका जो साइज़ है वो है लेस देन 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यही स्टोन का जो साइज़ है दैट विल बी मोर देन 2 सेंटीमीटर, तब हम इसके लिए जो प्रोसीजर कराएंगे उसका नाम है परक्यूटेनियस
क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्किन के थ्रू बाहर से हम जा रहे हैं, तो दूरबीन जो है दैट इज बीइंग सेंट इनसाइड, दैट इज परक्यूटेनियस। एंड पीसी हो गया, और एनएल से हो गया नेफ्रोलिथोटॉमी। सो नेफ्रोलिथोटॉमी बेसिकली मीन्स कि द स्टोन्स इन द, ये जो आप इस डायग्राम को जूम इन करो तो देखिए ना, आपने अंदर इंस्ट्रूमेंट भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे जो पथरी प्रेजेंट है जो कैलिसिस में प्रेजेंट हो सकती है, मैं कैलिसिस फिर से मार्कआउट करता हूँ। इनफैक्ट इस इमेज में तो और भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। दिस इज लाइक कैलिक्स दैट आई हैव करंटली शोन। सो दीज, यहाँ पे पथरी प्रेजेंट हो सकती है, तो इस पथरी को हम रिमूव कर देंगे। आई मीन इट माइट बी अ बिग स्टोन और मल्टीपल बिग स्टोन्स विच आर प्रेजेंट हियर, सो वी कैन रिमूव दीज एंड दैट इज व्हाई आई सेड परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। अब उसके अलावा देखो कई बार वो टर्म्स लिख सकता है, जैसे कि नेफ्रोलिथोटॉमी तो मैंने बता ही दिया। इंसिशन इन द किडनी, आप नोटिस कर रहे हैं ना यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है मेरा, दैट इज गोइंग वाया द किडनी पैरेन्काइमा। लेकिन कई बार जो इंसिशन है वो डायरेक्टली हम पेल्विस के ऊपर लगा के वहाँ से स्टोन निकाल लेंगे, तो वो तो डिसीजन सर्जन ने करना है। आई सेड वन इज कि आप इंसिशन पेल्विस पर डायरेक्टली दीजिए एंड यू कैन रिमूव द स्टोन, या किडनी के पैरेन्काइमा के थ्रू जा सकते हैं। सो नेफ्रोलिथोटॉमी या पाइलोलिथोटॉमी। प्लस आपका जो रोल रहेगा वो है कि जो ड्रेन्स हम डालेंगे, वो ड्रेन अमाउंट जो है, वो ड्रेन्स में जो भी अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट है उसको आपने रिकॉर्ड करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इनड्वेलिंग कैथेटर है तो इनड्वेलिंग कैथेटर का जो आउटपुट है उस आउटपुट की मॉनिटरिंग आपने करनी है। सो एज अ नर्सिंग अफसर एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि डाइटरी एडवाइस जो मैंने यहाँ पे बताया, दूसरा प्रोसीजर से पहले पर्सन का कोएगुलोग्राम होना चाहिए, पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, कि कोई दवाई तो नहीं खाता है ना, कि दवाई खाता है और पता चला प्रोसीजर किया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। एंड देन सब्सिक्वेंटली मैंने बोला पीएसएनएल अगर हो गया तो जो ड्रेन स्टैंडर्ड वाले जो नर्सिंग केयर वाले एस्पेक्ट्स हैं, ड्रेन्स का अमाउंट, इनड्वेलिंग कैथेटर का आउटपुट जो है उसको मेंटेन करना है। वो इनड्वेलिंग कैथेटर से मेरा मतलब है कि जैसे कई बार पेशेंट्स को प्रेजेंट होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस प्रेजेंट होता है तो फिर हम अलग से कैथेटर डाल देते हैं इसी जगह में, और वो कैथेटर डाल के वी आर एबल टू सब्सिक्वेंटली रिमूव द यूरिन ऑफ द पेशेंट। सो इनफैक्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस वी डू अ परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी। आई विल जस्ट राइट दिस हियर। अगर वो सिंपली बोलता है कि पर्सन को हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोनेफ्रोसिस के बाद पथरी तो एक कारण है ना, कैंसर की वजह से भी रास्ता, कैंसर ब्लैडर कैंसर हो गया, ब्लैडर कैंसर से रास्ता बंद हो गया, यूरेटर में कैंसर हो गया, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस के तो मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो अगर वो बोलता है कि भाई व्हाट विल यू डू फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो अगेन हम स्किन के थ्रू ही जाएंगे, पेट के थ्रू डायरेक्टली जा रहे हैं, तो परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी। तो यहाँ पे जो वर्ड मैंने बोला है वो नेफ्रोलिथोटॉमी नहीं बोला मैंने, नेफ्रोस्टमी बोला, कि हम डायरेक्टली किडनी पे कैथेटर, पिग टेल कैथेटर डाल देंगे। वी विल बी पुटिंग अ पिग टेल कैथेटर इन द डायलेटेड किडनी का पार्ट, और वहाँ से वो यूरिन पर्सन का ड्रेन होता रहेगा, और पेशेंट के साइड पे एक बैग लगा देंगे तो वो बैग में यूरिन आता रहेगा। भाई जैसे आप फोलीज कैथेटर डालते हो नीचे से, प्रॉब्लम तो किडनी में है ना, और किडनी पूरा डायलेटेड है, तो हमने पिग टेल कैथेटर को डायलेटेड पार्ट ऑफ द किडनी में अल्ट्रासाउंड गाइडेड डाल दिया प्रोसीजर। तो वी विल बी पुटिंग अ pigtail catheter and we will do a nephrostomy, that is for hydronephrosis। लेकिन ऊपर जो मैंने पढ़ाया था वो था नेफ्रोलिथोटॉमी या फिर पाइलोलिथोटॉमी। वो डिसीजन जो है दैट वुड बी डन बाय द सर्जन कि अप्रोच क्या लेना है। भाई दो एनाटॉमिकल एरियाज है ना, एक पेल्विस के थ्रू जा सकते हैं, डायरेक्टली किडनी के पैरेन्काइमा के थ्रू में जा सकते हैं, और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी तब यूज करते हैं जब जो किडनी स्टोन है उसका जो साइज है, whenever the kidney stone size will be more than 2 centimeter, anything smaller than this हम उसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो गाइज ये डिटेल्स हैं इस टॉपिक के लिए, बाकी ये टॉपिक तो इवन द सर्जन वुड हैव टॉक्ड अबाउट। तो अगर आप ये दोनों को मिला के सर्जरी और मेरे वाले एस्पेक्ट्स को पढ़ते हो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, एंड दैट इज वाई मैंने इसको यहाँ पे टच अपॉन किया, दो इवन द सर्जन हैज टॉक्ड अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द किडनी स्टोन्स। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग।